एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें हमारी कोशिश होती है कि आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं बज़रिया फ़ोन कॉल्स। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद चलाया जाएगा, आप उसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए भी पैगामात आते हैं, ईमेल्स के ज़रिए पैगामात आते हैं। वो ईमेल्स का जो सिलसिला है वो कि पाकिस्तान में इतना राइज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अपना मैसेज पहुंचा देना हम तक आसानी से पहुंच जाता है और वो जल्दी हम प्रोग्राम में उसको पढ़कर शामिल कर सकते हैं। तो ये एक ज़रिया बजाय इसके कि ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती हैं इसके ऊपर बहुत सारे और दीगर मसाइल भी होते हैं, तो ये ईमेल का ज़रिया जो निस्बतन बेहतर है। और स्क्रीन के ऊपर अभी आपको इस नंबर भी मिल जाएगा, इसके ऊपर भी आप कॉल करके शामिल हो सकेंगे, बज़रिया ईमेल भी प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम सेहत के हवाले से बात करते हैं और सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर जिस्मानी सेहत के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू होती है और इसमें बहुत सारे मामलात हैं। इसमें जो नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल हैं जिसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है और आप यकीन कीजिए कि पिछले कई प्रोग्राम से हमें मौका मिला ये जानने का कि ये जो जिस्मानी हमारी जो सेहत भी इस वक्त जो ज़वाल का शिकार है, ये जो ख़राबी इसमें हो रही है, इसकी बड़ी वजह ये है कि तो हमारे सोचने का तरीका सही नहीं है और उसके साथ साथ ये जो मौशी मसाइल हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, हम दबाव का शिकार हैं। तो ये जो कुछ हमें समाज में होता नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बढ़ रहे हैं या इस तरह के वाक़यात तेज़ी से रूनमा हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हम नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। जनाब, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है और हमारे साथ मौजूद मेहमान भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। ओके, तो एक न्यूज़ ब्रेक के लिए यहाँ पे हमें जाना होगा और न्यूज़ ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो मौजूद मेहमान को वेलकम भी करूँगा और उनसे फिर डिस्कशन भी जारी रहेगी। तो एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले। और ये जो न्यूज़ ब्रेक आया था इससे पहले हमारी बात हो रही थी कुछ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इन मसाइल को समझते हैं, ना सिर्फ समझते हैं बल्कि इनको जानते हैं कि कैसे हल करना है। तो हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम नफ्सियात के हवाले से इंसान की बात करते हैं और मसाइल कैसे हल किए जाते हैं, किस किस किस्म के केसेस लोगों को आते हैं, ये मसाइल दरपेश होते हैं, जिसमें अक्सर बड़ी तादाद ऐसी होती है कि लोग जिन और जादू वगैरह का जो ये समझते हैं ये बेसिकली क्या है, इसके हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की। तो डॉक्टर शफीक यासीन एक नाम है, जाना पहचाना ही अब नाम मैं उनको कहूँगा, जो नफ्सियात से जुड़े मामलात पे काम कर रहे हैं। आपने 2 किताबें जो है इसके ऊपर इंसान की नफ्सियात के हवाले से तहरीर की और तीसरी का बहुत जल्द इरादा है, बल्कि मुकम्मल होने को ही होगी शायद। तो डॉक्टर शफीक यासीन एक माहिर नफ्सियाती डॉक्टर हैं जो नफ्सियात के मसाइल पे काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम रहे। अभी पिछले हफ्ते और इससे पहले जब हमने प्रोग्राम किया तो स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद होते थे, आज ख़ुद बनफ़्स नफीस यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। डॉक्टर शफीक यासीन को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए, ज़िंदा ज्वाइन करने के लिए शुक्र। थैंक यू सो वेरी मच। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अवैस यासीन, नफ्सियाती अस्पताल, उसके तमाम इंतज़ाम देखते हैं, नफ्सियात के हवाले से काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ मुस्तकिल इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, उनको वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामलात आप सामने आ रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। बड़ी मोटिवेशन मिल रही है कि अब पाकिस्तान के फार एंड वाइड एरिया से, रिमोट एरिया से लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, लेकिन मेरा एक अभी भी वो है, एक टारगेट है कि लोग अभी जो नाम ज़ाहिर ना करने की जो एक उन्होंने शर्त रखी है ना, मैं चाहता हूँ वो भी ख़त्म हो जाए, लोग खुलकर डॉक्टर के पास जाए। इसमें कोई आर नहीं है कि लोग डॉक्टर के पास आएँ, नफ्सियात से जुड़े मसाइल आपके साथ डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की है, लेकिन यकीन करें कि इसके ऊपर ऐसा लगता है कि कोई बात अभी तक हमने की ही नहीं है, डिप्रेशन के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से और दीगर मसाइल के। अब तो मैं काफ़ी इसके ऊपर स्टडी भी शुरू कर दी है, बल्कि मैं स्किज़ोफ्रेनिया करके जो है वो उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, तो उसके ऊपर आगे चल के करूँगा। ज़रा बेसिक्स की तरफ वापस आते हैं। ये ज़रा बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो डिप्रेशन वगैरह के मसाइल हैं, अभी बाहर रहकर आए, देखे कुछ केसेस वहाँ पे भी स्टडी किए होंगे, कितना फ़र्क है और यहाँ पर हमें कितनी ज़रूरत है इसकी, चाहता हूँ ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी
देखिए यासिर, एक तो चीज़ बात बार बार हम कर चुके हैं रिपीटेडली हर प्रोग्राम में कि यहाँ पे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यस। नफ्सियात के परेशानियाँ बहुत हैं, माशी हालात, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स। यस। यहाँ पे बाहर जाते हैं और वहाँ कुछ अर्सा गुजार के जब आते हैं ना, तो रियलिटी जब देखते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी के वहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, तो फिर आपकी आंखें थोड़ी खुल जाती हैं। और बात ये कि वहाँ पे एक नॉर्मल डे भी जो होता है ना, जब वो 9 to 5 काम करते हैं, 5 बजे निकलते हैं, तो मुझे याद है कि नॉट सैटरडे संडे जब वो ऑफ लेते हैं, बल्कि वर्किंग डेज मंडे टू, मौसम अच्छा है मंडे टू फ्राइडे, किसी भी दिन 5 बजे निकले जी, वो समंदर के किनारे चले गए, वहाँ टहल लिया, कॉफ़ी पी ली, घूम लिया, बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं, लोग आराम से हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे हैं, ग्रीनरी है, साफ़ हवा है, कोई ये डर नहीं कि वो आके मोबाइल छीन के ले जाएगा या कोई। राइट। तो बड़ा ही ऐसा पीसफुल माहौल है कि आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है। आप चिल बैठे होते हैं, रिलैक्स बैठे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, आपको ऑटोमेटिकली जो ना दिन भर की अगर थकन होगी भी ना, तो फिर वो ऐसा महसूस होता है कि थकन ख़त्म हो गई, घर जाके आप फिर डिनर करें, सो जाएं। ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़, मैं उतरा अभी एयरपोर्ट पे और वापस आ रहा था, तो लोगों के चेहरों पे फिर स्ट्रेस और परेशानी और वही बातें देखता हुआ, और आपको साफ फ़र्क नज़र आता है कि वहाँ पे ये बातें करते हैं कि हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो एक्सेप्ट करते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं। यहाँ पे जबकि आप उनके चेहरों पे नज़र आ रहा है इतना स्ट्रेस, और आप देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा परेशानी में घूम रहा है, लेकिन ना वो एक्सेप्ट करना चाहता है, ना वो दिखाना चाहता है, ना इस बारे में बात करना चाहता है। तो ये बड़ा मेन फ़र्क नज़र आता है। सिर्फ 3-4 हफ्ते वहाँ से होकर आए तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होता है, और फिर दिल चाह रहा होता है यार अभी टिकट करें, वापस ना चले जाएं, थोड़ा फिर से थोड़ा सा हो और क्या टाइम है। स्पेंड कर लिया। अच्छा। फिर कल ही मेरा पहला डे था, जी। क्लिनिक मैंने किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा कि काफ़ी दिनों बाद अपने ज़बान में अपने लोगों से बात करके, क्लिनिक करके, तो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कैरियर का जो मेरा हाई पॉइंट है ना, जो जो खुशी का पॉइंट है, जो इसमें लगता है कि यार मैंने कुछ सीखा पढ़ा, जो जो भी डिग्री वगैरह ली, वापस आके जो मैं इस मुल्क में काम करता हूँ, पैसे को एक साइड पे करें तो जो मज़ा अपने मुल्क में काम करने का आता है ना, वो कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। वो कहीं नहीं आ सकता। ये तीसरी जो बुक है, अब ये किस हवाले से हो सकती है? अब यहाँ के कल्चर को देखते हुए, यहाँ के केसेस, मैं चाहता हूँ कि आप लिखें अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से जो आप तक अपने देखे हैं। अभी एक मैं अवैस की तरफ आता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस इन्होंने सॉल्व किया है। वो मुझसे पूछ भी रहे थे कि जिन उतारने वाले बाबा जो हैं, ये माहिर हैं जिन उतारने के। इन्होंने अभी रिसेंटली, मैं वैसे पूछूंगा, लेकिन ये किताब किस हवाले से होनी चाहिए आप? देखिए, वेस्टर्न साइकाइट्री एंड ईस्टर्न साइकाइट्री, जो पाकिस्तान की साइकाइट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा इसका अफेक्ट है, कल्चरल रिलीजियस अफेक्ट। और रिलीजन जो है ना, माशाल्लाह से हमारा बहुत, डेफिनेटली इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, यकीनन। लेकिन हम कई लोगों ने उसको बिगाड़ दिया है, और कई ऐसे रिचुअल्स और तरीक़ेकार हैं जिसने उसको दूसरी तरफ ले गए हैं, जो हम अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांग सकते हैं, जो कुरान में है, जो, लेकिन हम इंसानों के बीच में डाल देते हैं, कुछ लोगों को बीच में डाल देते हैं, और इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं नफ्सात के हवाले से भी। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना, कि हम अच्छे खासे मज़हब को समझ के अगर इम्प्लीमेंट करें और मेन कोर एरियाज़ पे कवर करें, तो हमें इससे नफ्सियाती प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसका तरीक़ाकार है कि आप कुरान को पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, खुद समझें कि अल्लाह ताला के साथ कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, और इस पर किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और दूसरा, एक हर इंसान की अपनी सोच है, उसको अपनी सोच की तरफ रहने दें, लेकिन खुद कंफ्यूज ना करें, मैं समझता हूँ। तो जहाँ पर किताब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि नफ्सियात के प्रॉब्लम्स को, एक तो ये कि लोगों को एडमिट करना चाहिए कि ब्रेन जो है, दिमाग एक ऑर्गन है, किसी भी और ऑर्गन की तरह, हार्ट है, जिगर है, गुर्दा है, तो क्यों नहीं दिमाग की प्रॉब्लम हो सकता किसी इंसान को। और दिमाग एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि कंट्रोल करता है इवन आपकी हार्ट बीट को भी। तो जब वो आप एक दिमागी मर्ज की बात करते हैं, तो उसी पे आके आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ, दिमागी मर्ज भी कोई चीज़ हो सकती है। तो फिर हम क्यों उसको रूहानी की तरफ ले जाते हैं या मज़हब की तरफ ले जाते हैं? कई लोग समझते हैं कि ये हमने कुछ गुनाह किया था, या कोई परेशानी की बात थी, इस वजह से हमें ये पनिशमेंट मिल रही है, हमें सज़ा के तौर पे ये हो रहा है। ऐसा नेगेटिव सोचना अपने आप को और तकलीफ़ देने के बराबर है, मैं समझता हूँ। हाँ, ये कि अगर इलाज कराया जाए, उसको कोर एरिया की तरफ जाएँ कि मसला, असल मसला क्या है, उसको ट्रीट किया जाए,
तो नफ्सियाती प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मसला सबसे बड़ा ये कि जल्दी ठीक नहीं कराने के लिए लोग आते हैं, जल्दी बात नहीं करना चाहते साइकियाट्रिस्ट से, और इसे कॉम्प्लिकेटेड करके इतने देर तक छोड़ देते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो किताब लिखने में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एरिया होगा कि कल्चरल और रिलीजियस जो है उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं साइकाइट्री पर, और उसकी क्या असर हो रहा है हमारे मुल्क में और उसके नफ्सियात पे। क्योंकि उसको टूल बनाकर फिर जो कुछ हुआ है वो हुआ है। अब मैं आता हूँ ज़रा वेस की तरफ, क्योंकि रिसेंटली अभी इन्होंने जो है वो एक काम जो है वो हमारे यहाँ बड़ा चलता है, वो जिन उतारने का, उसको पकड़ने का, बोतल में बंद करने का, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। जी अवैस साहब, कहाँ तक पहुँचा और क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं चाहता हूँ ज़रा दोबारा बताएं, क्योंकि लोग बहुत सारे इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखें यासिर, ये मेरे पास एक बच्चा आया था, तकरीबन 12 से 13 साल एज थी। जब वो मेरे पास आए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जिन्नात जो थे बहुत पीक पे थे। जबकि वो एक दफ़ा हमारे पास पहले आ चुके थे और उन्होंने फिर ट्रीटमेंट रोक दिया था और वो फिर थर्ड साइड चले गए थे। उसके बाद वो मेरे पास दोबारा आए हैं तो वो जिन बहुत हद तक जा चुका था। देखें, बच्चों की जो मेंटली हेल्थ है ना, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करती है। किसी के पास गए, वो उन्होंने किसी इस्लामी स्कॉलर ने कह दिया कि इसके ऊपर जिन है। अब वो जो चीज़ थी ना उसके दिमाग में बैठ गई कि मेरे ऊपर जिन है। फिर उसने हर वो चीज़ की जो हो सकती थी, उसने वो सारी चीज़ें महसूस करना शुरू कर दी कि मेरे ऊपर जिन है। बिल्कुल ठीक है। घर में कोई बात होती, वो घर वाले आपस में किसी बात पे बात कर रहे हैं, वो एकदम हाइपर हो जाते थे। कोई चीज़ उनकी डिमांड पूरी नहीं होती थी, उसके ऊपर वो हाइपर हो जाते थे। तो मतलब उनके दिमागों में ये चीज़ें बैठ गई थी कि मेरे ऊपर जिन है। जब आपके ऊपर दिमाग में ये चीज़ आ जाए ना कि कंफर्म हो जाए, कोई आपको कह दे कि आपके साथ ये मसला है, तो उसके जितने भी इम्पैक्ट होते हैं वो सारे आपको महसूस होना शुरू हो जाते हैं। सारी चीज़ें फील हो रही होती हैं कि ये भी है, ये भी है। इसी तरीके से उस बच्चे के साथ हुआ। तो जब वो मेरे पास आया तो फिर उसने मुझसे बात की, तो उसमें फिर वो जिन आ गया। जब मैंने उससे कहा, मैं कहा जिन्नात तो नहीं होते। जब उसने देखा कि ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिन्नात नहीं होते, तो इस बात पे पक्का हो गया और उसको गुस्सा आया कि ये तो मेरे साथ जितने भी हैं इनको कंफर्म हो जाएगा जिन नहीं आते, फिर मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा, मुझे ट्यूशन भी जाना पड़ेगा और मुझे सिपारा पढ़ने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो ये एक ड्रामा जो चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि घर वाले बहुत डरे हुए थे और उसकी आवाज़ ऐसी खौफनाक वो निकालता था, वो चीखता था, उसके हाथ पांव मुड़ जाते थे। सिम्टम सेम टू सेम वही थे कि इसमें जिन है, मतलब जो ये हालात थे उसके। जब हमने ये सारी चीज़ें फेस की तो फिर मैंने उस जिन से बात की। मैंने कहा ठीक है, आप हैं तो मुझसे बात करें। अब वो जब उसकी लैंग्वेज थी, वो बच्चा अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा था, तो मैं उनको यही फील करा रहा था, उनके घर वालों को, कि देखें जिन्नात और इंसान मखलूक दोनों अल्लाह ताला की, हम मना नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें हम महसूस करते हैं ऐसा नहीं होता। मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैंने, वो बच्चा मुझे अपनी आवाज़ में जवाब दे रहा है, जिन्नात की तो ये आवाज़ ही नहीं होती। जब ये बात उसने सुनी, एकदम उसका माइंड दूसरी तरफ गया। उसने फिर एक अजीब सी आवाज़ निकाल के मुझसे बात की। जब वो चीखा और एकदम वो उसने शाउट किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा, मैं कहा इतनी सी आवाज़ तो नहीं होती, जिन्नात की तो ज़्यादा होती है। फिर उसने ज़्यादा निकालना शुरू की। तो वहीं से हमने उसके पॉइंट्स पकड़ रहे थे कि ये किस लेवल पे जा रहा है। जब वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गया, मैंने कहा बस इतनी सी आवाज़ थी तो ख़त्म हो गई। फिर उसने देखा कि ये भी बार काम नहीं किया। फिर वो उठा, उसने अपनी अम्मी को मारा, बहन को मारा। मैंने कहा जिन्नात तो ये भी नहीं करते, ये तो कोई दूसरी चीज़ है। जब उसने देखा कि ये वार भी नहीं लगा, फिर उसने गिलास उठाया और गिलास फेंका और गिलास तोड़ दिया। फिर उसने मुझ पे हमला किया, मुझे उसने मारा। मैंने कहा यार जिन्नात तो ऐसा नहीं करते, तो जिन्नात की कोई छोटा बच्चा होगा। फिर उसने वही चीज़ पे पिक की, हाँ मैं 12 साल का बच्चा हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। तो वही सारी चीज़ हमने पिक की और उस पिक करने के बाद फिर डॉक्टर शफीक ने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेडिकेशन चलती रही। 15 दिन वो बच्चा मेरे पास एडमिट रहा। जब वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ तो मैं उसे उठा के एक अलग कमरे में ले गया। मैंने कहा भाई अब ज़रा जिन निकालने का सही टाइम आ गया। फिर वो जब थोड़ा सा जिन हमने निकाला उसका, और मैं रूम में, मैं और वो थे और दरवाज़ा बंद था, मैंने उससे कहा, मैं देखो बेटा ये जिन है ये नहीं होता, ठीक है, ये अब जो था वो हम उसको जला देते हैं। खैर थोड़ी सी कम्युनिकेशन की, उनके साथ बात की, उनके दिमाग से वो जिन निकाला। जब वो जिन निकाल के साइड पे रखा, फिर ट्रीटमेंट चल रहा था, बेसिकली मेडिकेशन सपोर्ट कर रही थी। 15 डेज ये ट्रीटमेंट उसका चला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जिन मैंने जला दिया था उसके बकौल
कि डॉक्टर अवैस ने मेरा जिन जला दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फाइन है और बिल्कुल ठीक। बहुत डॉक्टर, मुख्तलिफ मामलात के हवाले से हमने बात की, OCD के ऊपर बात करना ज़रूरी है। ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, तो कंपल्सिव डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, और थ्रू ट्रीटमेंट, अब पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें, आसान ज़रा लोगों के लिए हो जाए। OCD वैसे तो लोग अब काफ़ी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन कैसे इसको ट्रीट किया जाए और क्या इसके रिजल्ट्स रहे, मैं चाहूँगा थोड़ा एक्सपीरियंसेस उसके ऊपर। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये ऐसा एरिया है जिस पर अभी तक हमने कोई खास डिस्कशन की भी नहीं है किसी भी और प्रोग्राम में। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उसके बेसिकली दो मेन एरियाज हैं, एक तो ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। क्या ऑब्सेसिव क्या है? ऑब्सेसिव का मतलब है ऑब्सेशनल थॉट्स, जो सोचें हमें आती हैं वो ऑब्सेशनल थॉट्स होती हैं। कंपल्शंस ये होती हैं कि जो वो सोचें आपसे काम कराती हैं, वो कंपल्सिव एक्ट्स हो जाते हैं जो आप रिपीटेडली कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर थॉट्स में देखे जाए तो ऐसी सोचें जो किसी इंसान के दिमाग में आ रही हों और वो उसे सोचना नहीं चाह रहा हो, वो उसे बहुत परेशान कर रही हूँ सोचें, तो यार मुझे ये सोचना नहीं है इस बारे में, क्यों मैं सोचता जा रहा हूँ। जितना ज़्यादा वो चाहता है कि नहीं सोचें, उतनी ही वो सोचें उसके दिमाग में आती हैं और उसे परेशान करती हैं, जिसे हम रूमिनेशन कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो रूमिनेशन इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑब्सेशन, कि वो ऑब्सेसिव थॉट बार बार आके तंग कर रही हैं। और कंपल्शंस में ये होता है कि वो फिर इंसान क्या करता है कि समझता है कि उसका हाथ गंदा है, उसका जिस्म गंदा है, वो बार बार हाथ धो रहा है, वॉशिंग क्लीनिंग उसमें आ जाते हैं। फिर उसमें चेकिंग आ जाता है कि वो सोचता है कि यार मैंने लॉक तो लगाया था, गाड़ी बंद की थी, लेकिन मैंने शायद सही से बंद नहीं की, लॉक लगाया लेकिन नहीं लगाया, वो 3-3 4-6 दफ़ा चेक कर रहा है, उसे डाउट्स कहते हैं, चेकिंग एंड डाउट्स। फिर इसमें आ जाते हैं डिफरेंट रिचुअल्स के, उसको नंबर्स में चीज़ें करनी है, जैसे कुछ चीज़ें 3 दफ़ा जब तक नहीं करेगा या 4 दफ़ा नहीं करेगा, उसके दिमाग में मैजिकल नंबर होता है, तब तक वो मुतमईन नहीं होता। कई ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और आते रहे हैं जो कि कहते हैं यार हम नमाज़ पढ़ते हैं और बीच में हमें ये डाउट होता है कि हमने सही से नमाज़ नहीं पढ़ी, फिर से शुरू करते हैं नमाज़ पढ़ना, फिर से पढ़ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा दफ़ा पढ़ते हैं कि फिर भी जाके वो मुतमईन नहीं होता कि हमने नमाज़ सही से पढ़ी है। हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके से, और जो कि अच्छी चीज़ भी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि इस चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए कि ये मैंने 3 पेंसिलें इसी तरह रखनी है, ये कब इसी कॉर्नर पे होना चाहिए, जब मैं आऊँगा तो ये चीज़ वहीं होनी चाहिए, तो हर चीज़ ऑर्डर लिस्ट में इसी तरह से पर्टिकुलर पंचुअलिटी उसमें बहुत होती है कि जो चीज़ है वो पंचुअल होगा तो एक टाइम पे ही स्टार्ट होना चाहिए, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो कई चीज़ें, ये चीज़ें ऑब्सेशनल स्लोनेस की तरफ ले जाती हैं। ये उसका तीसरा एस्पेक्ट है। एक तो ऑब्सेशन आ गए, एक कंपल्शंस आ गए, लेकिन उसके जो एक्ट्स हैं जो रिपीटेडली कर रहा है, ज़ाहिर है वो बार बार चेक कर रहा है चीज़ें, बार बार हाथ धो रहा है, बार बार चीज़ें कर रहा है, तो जब वो काम पे जाएगा या पढ़ने के लिए जाएगा, जिस जगह भी उसको किसी पॉइंट पे पहुंचना है, वो इतनी दफ़ा उसको वो चीज़ें रिपीट करनी कि वो ऑब्सेशन स्लोनेस की तरफ आ जाता है, हर चीज़ लेट होती चली जाती है, उसकी फंक्शनिंग डिटीरिएट होती है कि वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, हर चीज़ पर शक कर रहा है, हर चीज़ रिपीटेडली चेक कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ आने लगती है, तो वो फिर परेशान और डिस्ट्रेस होता है। कल ही मैं क्लिनिक कर रहा था, एक पेशेंट आई फीमेल, और इसी पर्टिकुलर बीमारी से वो जो है ना गुजर रही है, तो विदाउट टेलिंग एनी नेम्स के उसका नाम क्या है, लेकिन कोविड के टाइम पे ही ये बीमारी उसको शुरू हुई थी, कोविड के बिल्कुल अराउंड। और ये बात भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कोविड के बाद ये मसला बहुत बड़ा है, मैं खुद भी इसका शिकार रहा। हाँ, तो मतलब मास्क पहनना जी, बार बार हाथ धोना, और वो एक चीज़ आप वैसे ही भी ये चीज़ क्लीननेस और इसकी तरफ है, और आपको जब वो बीमारी उसकी तरफ ले जाती है और एक रिचुअल बन जाता है ना, तो फिर वो बड़ा उसको बाद में इंसान डाउट करने लगता है, यार मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, अभी भी मेरा हाथ गंदा है, अभी मैं कंटेमिनेटेड हूँ, ये है वो है, वो फिर और चीज़ें बढ़ा दें। हाँ, तो मैं एटियोलॉजी की तरफ आना नहीं चाह रहा था, अभी तो मैं सिम्टम्स ही कर रहा था, लेकिन आपने हमें जब ये बात हुई तो हम एटियोलॉजी की तरफ आ गए, हम दूसरी तरफ आ गए, क्योंकि ये बड़ा रिलेटेड है। देखिए अब जब ये बात करते हैं ना, अब तो हमें समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को ना एक घंटी बजती है कि तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अब अच्छी बात ये है कि ये इसको ट्रीट किया जा सकता है। वो कैसे होगा ये मैं डिस्कस करना, एक छोटी सी ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो यहीं से डिस्कशन जारी रखूँगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम।
वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बात हो रही थी, वी वर डिस्कसिंग ओसीडी, और इसके बारे में मैं चाहूँगा ज़रा कि साइन सिम्टम्स के हवाले से बहुत लोग अभी जो है इसको रिलेट कर रहे होंगे कि मेरा भी प्रॉब्लम था। जी प्लीज़। देखिए, ब्रॉडली तो मैंने साइन सिम्टम्स थोड़ा सा बताएं, जिसमें थॉट्स हैं, जो रिमिनेशन हैं, जो बार बार आपको इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब है कि वो दिमाग में घुस रही हैं सोचें और इंसान नहीं सोचना चाह रहा। अच्छा, इनमें एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये कि सोचें दो तरह की होती है, ईगो सिंटोनिक और ईगो डिस्टोनिक। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ईगो डिस्टोनिक का मतलब है कि आपके ईगो मतलब आपको बहुत वो डिस्ट्रेस कर रही है वो सोच, आप नहीं सोचना चाह रहे लेकिन वो सोच आ रही है। और एक सोच होती है जो आप सोच रहे हैं और आपको वो सोच खुशी दे रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अगर ये सोच आती है कि मैं शायद ये चाकू उस इंसान को मार दूं या मैं गन उठा के उसको शूट कर दूं, और ये सोचें ऑब्सेशंस में आती हैं, वो बहुत ही डिस्ट्रेस होता है। मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा घबराहट, बेचैनी आ जाती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ। अपने बच्चों के बारे में सोचा आ जाती है कि मैं बच्चे का गला दबा दूंगा या उसको मार दूंगा, या कुछ भी सोच इस तरह आती है। और ये होता है, वो माँ और बाप आके कहते हैं मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ कि 4 साल का मेरा बेटा है, मैं उसको नुकसान पहुँचाने के बारे में कैसे सोच रहा हूँ, लेकिन वो उसको अजियत दे रही है सोच। तो वो असल में ईगो डिस्टोनिक थॉट है। ईगो सिंटोनिक वो होती है कि अगर कोई सीरियल किलर है और उसने किसी को मारा, कत्ल कर दिया, तो उसको उससे खुशी मिलेगी मर्डर करने से भी, जबकि एक बहुत खतरनाक एक्ट है ये। तो ये फ़र्क है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इस तरह के अजीबोगरीब सोचें भी आती हैं जो इंसान को बड़ा परेशान करती हैं, लेकिन वो उसे छुटला नहीं सकता, उसे दूर नहीं कर सकता। वो सोचे तंग, और ख़ास तौर पर रातों को ये ज़्यादा तंग करती हैं। कि दिन में तो वो बिज़ी हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कि यार मैं काम में बिज़ी हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जबकि तंग फिर भी कर रही होती हैं, लेकिन रात को जब अकेले लेटता है तो सोचे और ज़्यादा परेशान करती हैं और फिर नींद पे अफेक्ट करती हैं, उससे डिप्रेशन होने लगता है, उससे एंजाइटी बढ़ती है। मतलब ये 3 ऐसी एरियाज़ हैं जो वैसे अगर किसी फिजिशियन के पास या साइकेट्रिस्ट के पास आए तो कहेगा चलो शायद डिप्रेशन की बीमारी है या मायूसी की है या फिर घबराहट बेचैनी की बीमारी है, नींद का मसला है। लेकिन जब डिटेल में आप जाते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि सोचों से इसका कितना ताल्लुक है, वो किस तरह के बिहेवियर कर रहा है। अब एक औरत मेरे पास आई थी, पठान थी, वो बेचारी बहुत, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, मियाँ भी साथ में था। वो इतनी इस बारे में वो थी कि सोचे, उसको आती थी कि उसका हाथ गंदा है, तो वो बार बार हाथ धोती थी, गर्म पानी से धोती थी, इस हद तक धोती थी उसकी पूरी खाल उतर गई थी ऊपर की, और वो अजियत में थी। कहती मैं इतना तंग आ गई हूँ और मैं बच्चों को भी मारती हूँ कि भाई तुम ये चीज़ें गंदी क्यों करती हो। वो डर्ट के हवाले से खुद भी और दूसरे को भी, किसी को अगर साफ़ होनी चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो बच्चों की भी पिटाई लगती थी, खुद भी हाथ धो के, और फिर मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं सोचती हूँ मैं अपनी जान दे दूँ, मैं खुदकुशी कर लूँ। और दवाइयों से और ट्रीटमेंट से शुक्र अल्लाह का वो इतनी बेहतर है। सिर्फ 4 सेशन किए थे कि उसका मियाँ भी कह रहा था, खुद भी कह रही थी, अब देखें मेरी स्किन वापस आ गई है, अब मैं हाथ नहीं धो रही, मैं बच्चों को नहीं मार रही, अब मैं खुश हूँ, अब मैं इस तरह के सोचे मेरे को तंग नहीं कर रही है। तो लोग सफ़र हो रहे हैं कई दफ़ा, और इसलिए सफ़र हो रहे हैं कि उनको पता नहीं कि इसका इलाज मौजूद है और वो ठीक हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ इस ख़ास बीमारी में दवाइयों के हाई डोजेस की ज़रूरत होती है। ठीक है। और नॉर्मली कई दफ़ा कुछ फिजिशियन या कुछ डॉक्टर्स उसको लो डोजेस पे रखते हैं, इतने हाई डोजेस पे लेके नहीं जाते जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो पेशेंट शायद ठीक ना हो। एंड डॉक्टर नोज बेटर कि उसको किस डोज पे लेके जाना है, डोज पे लेके जाना है, क्योंकि ये हाई और लोज का हमारे यहाँ तो हर चीज़ को हाई के ऊपर रखकर ट्रीट किया जाता है ना। जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं उसको हाई एंड पे रखकर ट्रीट किया जाता है, जिसके बाज़ औक़ात नहीं। लेकिन यहाँ पे तो लिटरली मैं जैसे कहा कि डॉक्टर ही इसका फैसला करेगा, तो लोग ट्रीट करने की कोशिश करें। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो बड़ा लोगों को गलत फहमी है हाई और लो डोज के हवाले से। जी। अब वो मेडिकेशन जो है डिफरेंट पोटेंसी की होती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि अगर 1000 मिलीग्राम की कोई दवाई है, उससे ज़्यादा हैवी डोज 6 मिलीग्राम हो सकता है किसी और दवाई का। बिल्कुल ऐसा ही सही है। अब रेस्पिडोन जैसे फॉर एग्जांपल एक दवाई है जिसका मैक्सिमम डोज ही 6 मिलीग्राम है। जी। और अगर मैं क्लोरप्रोमोजिन या इस तरह की कोई दवाई लेता हूँ, जैसे सपोज टाइपिन लेता हूँ जिसका 800 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज है, किसी और का 1600 मिलीग्राम है, तो मैं क्या 1600 लिखूंगा तो 1600 देखती ही कहेगा यार ये दवाई इतनी हैवी डोज में डॉक्टर ने लिख दी, और मैं 4 या 6 मिलीग्राम किसी और दवाई के लिखूंगा जो उसका मैक्सिमम डोज होगा, लेकिन या तो बहुत थोड़ा डोज लिखा है डॉक्टर ने, 1 या 2 मिलीग्राम ही लिखी है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आएगी कि पोटेंसी में फ़र्क होता है दवाई की, और कई दफ़ा 1 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम पे भारी होता है, और दवाई पे भी डिपेंड करता है, उसकी हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है,
वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड बहुत करता है, जो चीज़ें डॉक्टर को पता होती है। एग्जैक्टली, डॉक्टर नोज बेटर, बिल्कुल ऐसा इसलिए ही जब खुद डॉक्टरी करता है ना कोई पेशेंट, कहता है यार अब मैं ठीक हो गया, अब मैं ये दवाई बंद कर लेता हूँ, ये दवाई रहने देता हूँ, तो वो मेरे पास आता है और कहता है अब मैं बिगड़ गया, तो मैंने ये दवाई तो रह दी थी, तो मैंने कहा आपको किसने कहा था ये दवाई रहने दे उसका? कहता मैंने सोचा कि ये दवाई नींद की थी, ये दवाई डिप्रेशन की थी। मैंने कहा आपने कैसे सोचा? तो फिर उनके पास जवाब नहीं वो है यही ना का कि टैबलेट बड़ी थी तो मैं छोटी रात को थी। ले नहीं सका। तो ये कल ही आया था कल ही पेशेंट, हाँ patient कल ही था। पेशेंट जी, हाँ। आई, वो कहने लगी कि ये दवाई मैंने सिर्फ एक दवाई जो है ना रात की मैंने बंद कर दी है, बाकी मैं सारी दवाइयाँ ले रही हूँ। ठीक है। और मैंने कहा यही तो फाउंडेशन था सारा ट्रीटमेंट का, जो आपने बंद कर दिया। अच्छा, ये बड़ा सेफ एनवायरनमेंट के अंदर ट्रीटमेंट हो रही है, ये तो मैंने ऑब्ज़र्व किया। लोग अगर ख़ास तौर पे ख़वातीन अब वो चाहती हैं कि प्राइवेसी रखी जाए, और इसको मेंटेन रखने के लिए क्या आपके पास अरेंजमेंट्स ऐसे हैं? या कुछ लोग, जैसे भी आपने कहा कि कुछ ख़वातीन हैं वो चाहती हैं कि मेल डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन ना हो, तो आपके पास क्या क्या हैं सहूलतें? ज़रा मैं चाहूँगा इसको हाईलाइट कर दें ताकि उनको इसका जवाब मिल जाए जो आपके पास आना चाह रही हैं, ख़वातीन विज़िट करना चाह रही हैं, बच्चियाँ जो विज़िट करना चाह रही हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे पास इस तरह के बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनकी प्राइवेसी सिक्योर रखी जाती है। आपने देखा होगा हमारे जितने भी प्रोग्राम आपके थ्रू होते हैं, हम किसी पेशेंट का नाम नहीं लेते, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब सिक्योर नहीं करते। मैं भी ये नहीं चाहता कि ब्रीच तो यही वजूहात होती हैं कि डॉक्टर और मरीज़ का एक ख़ास रिश्ता होता है, जो पर्सनल चीज़ें भी हम वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम वो डिस्क्लोज फैमिली के साथ भी नहीं कर रहे होते हैं, पेशेंट्स की अपनी फैमिली के साथ, किसी और के साथ तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं, और फीमेल डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, साइकोलॉजिक भी हैं हमारे पास, फीमेल और मेल भी हैं। तो हम ये सारी चीज़ें डील कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट्स आ रहे होते हैं हमारे पास। हमारे पास PhD कंसल्टेंट भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, डॉक्टर शफीक हैं, डॉक्टर मजीद, और पूरा डॉक्टरों का पैनल होता है जिसमें न्यूरो फिजिशियंस भी हैं, कार्डिक से रिलेटेड भी हैं, जर्नल फिजिशियन भी हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हैं, साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। मतलब एक कंप्लीट पैनल होता है कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास एडमिट होता है, अगर उसके पास कोई अलग से डिजीज़ भी है, तो साथ ही उसको वो ट्रीटमेंट भी हम दे देते हैं, ताकि डबल उसको एडवांटेज हो जाए कि आप, क्योंकि जर्नल हॉस्पिटल इस तरह के केसेस डील नहीं करते। बिल्कुल ठीक। उनके लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे हमारा यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल है, जो सिर्फ इन्हीं केसों को ज़्यादातर डील किया जाता है, जो जर्नल हॉस्पिटल में डील हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ होता है वो भी ट्रेंड स्टाफ होता है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, ड्रग्स के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, और बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। और बच्चों को लेके इस टाइम जो हमारे पास असेसमेंट चल रही हैं, IQ लेवल जो है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, उनमें IQ लेवल डाउन होता है, बात करने के अंदर घबराना, किसी चीज़ को फोकस ना करना, पढ़ाई के अंदर सही तरीके से फोकस नहीं करना, अकेले रहना, खामोश रहना, ज़्यादा बात नहीं करना, चुप चुप रहना, डरा हुआ रहना, एक खौफज़दा फील करना, ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चों के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त हमारे पास PhD कंसल्टेंट है जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। उनके पास ये केसेस बहुत आ भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का इलाज है। वो जो जिन वाले बच्चे की हम बात करते हैं, वो भी इसी सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं, क्योंकि उनके अभी तो दोस्त कोई नहीं था, अकेले रहे, स्कूल में भी बिल्कुल अलग अलग रहे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इन्हीं अकेलेपन की वजह से होती हैं, ले जाती है। बिल्कुल, ये अकेलापन रहना, चुप रहना, डरे हुए रहना, बात नहीं करना, फैमिली के साथ नहीं बैठना। और इसमें एक देखें, हम ये भी कहते हैं कि फैमिली के भी थोड़ा सा इसमें मेन किरदार होना चाहिए कि जो बच्चे इस तरह से आप फील कर रहे हैं कि उसकी नेचर ना समझें कि इसकी नेचर ही ऐसी है या ये ऐसा ही है, ये अकेले रहना पसंद करता है, ज़रूरी नहीं है। अगर वो अकेला रह रहा है या अकेलेपन का शिकार है, तो आप उसे दिखाएं ताकि वो आगे जाके ज़िंदगी में बिल्कुल तन्हा ना हो जाए। ठीक है, तो मेन इश्यूज़ ये हैं कि आप इस तरह के कोई केसेस होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है। स्कूलों के अंदर ये ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं कि एक बच्चा है वो टॉपर है, और एक बच्चा है वो घर से ना काम होमवर्क कंप्लीट होता है, ना पढ़ाई के अंदर फोकस कर पा रहे हैं, बल्कि खौफज़दा एग्ज़ाम। ज़्यादातर आप नोट करिए, जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं बच्चे बीमार हो जाते हैं। किसी को फीवर है, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, कोई वैसे मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजूहात यही होती हैं
कि आईक्यू लेवल जिनका डाउन होता है वो इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हावी कर लेते हैं। जब वो ये चीज़ें इनके ऊपर हावी होती हैं तो फिर वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो फिर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते एजुकेशन को लेके या फैमिली इवेंट्स को लेके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट्स होते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट स्टिल ये जो OCD है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे सारी टॉपिक इंटरेस्टिंग इन अ सेंस, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है, तो इसलिए इसका इंटरेस्टिंग है। बट समहाउ बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द, अब आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप समझते हैं कि इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये अपना आप खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्या मेरे साथ भी कोई ऐसी चीज़ है या मेरी कोई ऐसी हैबिट है जिससे बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट हो रहे हैं। यकीन कीजिए कि ये भी ट्रीटेबल है, इसको भी क्योर किया जा सकता है और बहुत आसानी के साथ इसको हल किया जा सकता है। तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हम अगेन वही थैंकफुल डॉक्टर साहब कि आपने प्रोग्राम में यहाँ पे हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर वेस, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह जब आएंगे तो उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशंस होंगी, बल्कि इससे रिलेटेड अगर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हम फिर इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो डिस्कशन कर सकेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने